सभी छात्र छात्राओं को इस वैश्विक महामारी के दौर में मैं कुशलक्षेम और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें। मैं अनिल कुमार खेदड़ स्टडी पॉइंट के माध्यम से कुछ अध्ययनगत बिंदु आप तक पहुंचा रहा हूं। कल से जो मैंने 1-2 वीडियो अपलोड किए थे उनमें मेरे सामने ये बात उभर के आई कि थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। इस क्षेत्र में थोड़ा मेरा ये नया प्रयोग है, इसलिए थोड़ी समस्या है, लेकिन आपका सहयोग और सानिध्य बना रहा और आपके विचारों को मैं बखूबी अपने भाव में लेते हुए इनमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। चलो अब मैं आपको अपने मूल बिंदु की बात करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने राजस्थान एकीकरण की कुछ समस्याएं बताई थी, थोड़ा धुंधला था लेकिन उसको दोबारा पढ़ा देंगे। अब मैं राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा पार्ट है और उस राजस्थान एकीकरण का दूसरा पार्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उसे आप बड़े ध्यान से सुनिए। राजस्थान एकीकरण जो है वो राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, इस एकीकरण में कितना समय लगा, इस एकीकरण में किस तरीके से किन किन व्यक्तियों की क्या भूमिका रही, ये मैं सारी डिटेलें आपसे साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात यह कि राजस्थान एकीकरण को जो समय लगा वो 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन लगे। 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। ये एकीकरण 18 मार्च 1948, आपका बिंदु 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चला। 7 इसके चरण हुए। 7 चरणों में ये एकीकरण संपन्न हुआ। इस एकीकरण में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की जो धारा 8 थी उसमें इसका प्रावधान था। जो धारा 8 है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में ये कहा गया कि राजस्थान या संपूर्ण भारत के एकीकरण में जो वर्गीकरण किया गया रियासतों का वो 4 रूपों में किया गया था, A, B, C और D। ये वो प्रांत थे जिन पर सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण था। ये वो प्रांत थे जहां पर रियासती राजा थे। ये वो प्रांत थे जो चीफ कमिश्नरी या केंद्र शासित प्रदेश थे, और ये वो क्षेत्र थे जो या अन्य किसी देश के उपनिवेश और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो थे वो इस श्रेणी में शामिल थे। इनकी डिटेल पूर्ववर्ती वीडियो में बताई गई है। अब हमारा राज्य राजस्थान जो है वो इस श्रेणी का राज्य था। यहाँ रियासतों पर राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था, तो हम हैं वो 20 श्रेणी के राज्य व्यवस्था में आते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि 5 जुलाई सन 1947, तो आपकी तिथि जो है वो है 5 जुलाई 1947। किसका गठन हुआ? स्टेट मंत्रालय का गठन शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है। स्टेट मंत्रालय की जगह रियासत विभाग और रियासत विभाग की जगह राज्य विभाग भी दिया जा सकता है। ये एक ही शब्द के 3 अलग अलग उपयुक्त शब्द हैं जिनमें आपसे ये पूछा जा सकता है। इसका गठन हुआ था वो 5 जुलाई 1947 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं
ये इसके अध्यक्ष बने। इसको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। पहले मैंने एक वीडियो में बताया भारतीय एकीकरण को, उसे थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे। इसे भारत का प्रथम गृह मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। इस पर नोट आप लिख के एक बात दिमाग में डाल सकते हैं कि भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन यहाँ राजस्थान का अगर लौह पुरुष पूछ लिया जाए तो यहाँ पर दामोदर दास व्यास जो है, जो ये 2012 की ग्राम सेवक की जो परीक्षा हुई थी, उस ग्राम सेवक की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि दामोदर दास व्यास जो हैं वो दामोदर दास व्यास राजस्थान के लौह पुरुष हैं। ये बात यहाँ पर पूछी गई थी। इस 5 जुलाई सन 1947 ईस्वी को जब ये स्टेट मंत्रालय गठित हुआ था, इस स्टेट मंत्रालय का जो सचिव बनाया गया था, वो सचिव बनाया गया था बीपी मेमन जो थे, वो बीपी मेमन को इसका सचिव बनाया गया था। बीपी मेमन जो है वरपाला, ये जो आपका है पानगुनी के नाम से प्रसिद्ध है ये, तो इसका पूरा नाम भी कई बार दे दिया जाता है, वरवाला पन्नागुनी जो है। कई बार आज नए कंपटीशन दोबारा देखिए कि इसके बीपी मेमन सचिव सेक्रेटरी थे। कई बार इसका पूरा नाम दे देता है वरवाला जो पानागुनी है, एक अटपटा सा नाम है, वरवाला पानागुनी इसके सचिव। इनका संबंध किसी राज्य से है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इनका संबंध जो है वो केरल राज्य से है, और इन्होंने मुख्य सचिव की भूमिका निभाई और एक पूरा प्रारूप जो था वो उनके द्वारा बनाया गया। दूसरी बात जो है वो एक बात यहाँ आती है कि 5 जुलाई सन 1947 के रियासती मंत्रालय के द्वारा 2 प्रपत्र तैयार किए गए। अब मैं दोनों प्रपत्रों के बारे में से आपसे डिटेल से इनके बारे में बात करता हूँ आपसे। एक तो इसमें किया गया था इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट सेक्शन जो प्रपत्र तैयार किया गया, और दूसरा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो था वो स्टिल एग्रीमेंट किया गया। अब दोनों के बारे में मैं आपसे डिटेल से ये बात आपको बताऊँ, तो देखिए ध्यान से। ये जो है इंस्ट्रूमेंट सेक्शन और एक है स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट जो है, उसके बारे में भी आपको बताऊँ। ये तो है एक ज्वाइनिंग पत्र। जब आप किसी एग्जाम को फाइट करते हो, उसके बाद में प्रशासनिक कार्य विधि के अनुसार आपको आमंत्रित किया जाता है नौकरी के लिए, वो प्रपत्र दिखा के आप उसमें नियुक्त हो जाते हैं। तो ये तो ज्वाइनिंग लेटर भी आप इसको कह सकते हो, और इसे आप आमंत्रण पत्र भी कह सकते हो। और ये ये नाम है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी इसको आप यथावत प्रपत्र कह सकते हो, यथावत। अब आप एक बात और पूछ सकते हो, और वो बात ये पूछ सकते हो कि ये यहाँ पर यथावत वाली क्या बात है, वो देखिए। दोनों के बारे में मैं आपसे बताता हूँ। जब संपूर्ण भारत का एकीकरण हुआ तो 3 रियासत थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। तो हैदराबाद ने अब इस प्रपत्र पर साइन करके 12 महीने तक अपनी यथास्थिति रख ली थी कि हमें सोचने के लिए समय चाहिए। तो ये प्रपत्र है जिसमें यथावत रखा गया कि आप इस पर एक बार विचार कर। और इंस्ट्रूमेंट सेक्शन का मतलब है जो लेकर आपने एकीकरण को स्वीकार कर लिया। तो ये 2 प्रपत्र तैयार किए। इस इंस्ट्रूमेंट सेक्शन पत्र पर या इस योजना पर सबसे पहले राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947। शासक का नाम है सादुल सिंह ने इसको स्वीकार किया था, और 14 अगस्त सन 1947 को स्वीकार किया गया था, और वो स्वीकार किया गया था शाहपुरा रियासत। और शाहपुरा रियासत के सुदर्शन वासुदेव थे, गुहिल शासक थे। तो सुदर्शन वासुदेव गुहिल जो थे
उन्होंने सबसे अंतिम बार स्वीकार किया है। अब आप एक बात कहते हो, कई बार आप अनेक प्रकार की बुकों में पढ़ते हो तो आपको ये मिलता है कि सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को शाहरुख सिंह ने हस्ताक्षर किया। फिर दूसरा शब्द मिलता है कि 14 अगस्त को जब 1947 को शाहपुरा के सुदर्शन देव सिंह ने भी इसी दिन किए थे और धौलपुर ने भी हस्ताक्षर इसी दिन किए थे उदयभान सिंह ने। अब आपको कहा जाता है कि धौलपुर के शासक ने इन्होंने स्टील एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, गलत है, क्योंकि राजस्थान की कोई भी रियासत इसके अंदर थी नहीं, हैदराबाद था इसमें थी नहीं कोई रियासत, तो ये आएगा कहाँ से? तो ये गलत है, वहाँ गलत ये चीज़ इस्तेमाल हुई है। तो आपको यही प्रपत्र यानी स्वीकार किया जो सबसे अंतिम बार इन्होंने किया और सबसे पहले इनके द्वारा किया गया। और ये जो प्रारूप जो बनाया था वो वीपी मेमन के मस्तिष्क की उपज थी। और वीपी मेमन वरवाला पनागुनी नामक व्यक्ति था जो केरल से ये समझ रखता था और उस आदमी ने ये प्रपत्र बनाया था। एक बात तो यह, दूसरी एकीकरण के लिए एक बात कही गई कि भारतीय संविधान जो स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8, उस धारा 8 में एक बात कही और धारा 8 में क्या कहा है बोलिए, जिस राज्य के पास 10 लाख की तो जनसंख्या है, एक बात, और दूसरे नंबर पर 1 करोड़ का राजस्व है, वो अपनी स्वतंत्र रियासत बना सकता है। ये बात इस धारा 8 में कह दी गई थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 की धारा 8। अब इसके मुताबिक उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और जो यानी कि चौथी रियासत जो आपकी थी वो बीकानेर, तो ये 4 रियासत थी जो इस मापदंड में आती थी। बाकी कोई भी रियासत इस मापदंड में पूरी नहीं आती थी, केवल ये 4 रियासत इस मापदंड के अंतर्गत आती थी। अब दूसरी बात देखिए, एकीकरण के समय 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये 3 ठिकाने, उसमें लावा जिसको आप कहते हो टोंग, शासक है यहाँ के वंश प्रदीप, दूसरे नंबर पर नीमराणा, शासक हैं यहाँ के राजेंद्र सिंह, और चौथा तीसरा कुशलगढ़। और कुशलगढ़ में जो है वो कुशलगढ़ के अंतर्गत हरेंद्र सिंह। एक नाम कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि राजेंद्र सिंह और हरेंद्र सिंह, नीमराणा, कुशलगढ़ में अगर कंफ्यूज हो जाओ तो राणा और राजेंद्र को एक जगह कर देना, नीम राणा राजेंद्र और कुशलगढ़ को हरेंद्र, फिर अपने आप याद रह जाएगा। ये 3 ठिकाने उस समय मौजूद थे। इस लावा ठिकाने का विलय 19 जुलाई सन 1948 को जयपुर में किया गया था, जिसे बाद में टोंग को दे दिया गया। बाद में ध्यान से सुनो, 19 जुलाई 1948 को जयपुर को दिया, फिर बाद में इसको टोंग को दे दिया था। वंश प्रदीप ने इसके ऊपर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर के ऊपर उन्होंने कर दिए थे। नीमराणा के राजेंद्र सिंह मत्स्य जनपद का हिस्सा था, लाहौर में चला गया। और कुशलगढ़ हरेंद्र सिंह थे, बांसवाड़ा में द्वितीय चरण में चला गया। कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था और लावा जो था वो सबसे छोटा ठिकाना था। तो सबसे छोटा ठिकाना लावा था और सबसे बड़ा ठिकाना जो था वो यानी कुशलगढ़ ठिकाना था। एक केंद्र शासित प्रदेश था और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर, जिसके साथ एक शब्द और जुड़ता है, मेरवाड़ा। ये अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में जब समस्याएं पढ़ाई थी तो मैंने ये बात बताई थी कि ये अजमेर मेरवाड़ा जो है वो अंग्रेजों को मिला था, महादजी सिंधिया जो थे उससे मिला था। 1791 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों जो अधिकार वाला जो क्षेत्र था वो अजमेर था। और इस अजमेर का
जब भारत की स्वतंत्रता 1947 से लेकर जब 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर 26वां जिला बना था, तब तक यहाँ के सीएम जो बने थे वो कौन बने थे? हरि भाऊ उपाध्याय बने थे। ये यहाँ के क्या बने थे? सीएम बने रहे थे। तो ये दो छोटी चीज़ों की बातें हमारे साथ जुड़ी हैं। दूसरी बात देखिए, आपके सामने 19 रियासतें यहाँ पर शामिल होती हैं और इन 19 रियासतों के साथ जब इनका रूप गठित होता है, राजस्थान में 25 जून 1946 तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। 25 जून 1946 और 25 जून 1946 ईस्वी को यानी मालवा, गुजरात और मेवाड़, इन तीनों की बैठक हुई तथा तीनों की 22 रियासतें, इन तीनों की बैठक हुई। किस किस की बैठक हुई? मालवा, गुजरात, मेवाड़ की। और इनकी जब बैठक हुई थी तो उन तीनों की बैठक में 22 रियासतों को जोड़कर एक स्वतंत्र राज्य या रियासत बनाने की कोशिश की गई थी, जो विफल हो गई। फिर दूसरा प्रयास किया था जयपुर ने, और जयपुर ने जब ये प्रयास किया तो जयपुर ने ये प्रयास किया राजपूताना बनाने के लिए, लेकिन वो भी क्या हो गया? असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। ये दो चीज़ें मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में आपको नहीं बताई हैं समस्याओं में। ये यहाँ पर जो चीज़ें थी वो इस तरीके से आ गई थी। फिर अगली चीज़ देखिए, अब हम मूल बात ये करते हैं कि राजस्थान जो एकीकरण है, उस एकीकरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं या कौन कौन से तथ्यों के रूप में इसका संचालन होता है। तो देखिए, इसके ऊपर हम आपको एक एक चीज आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। अब सबसे पहली बात यह आती है कि एकीकरण का जो पहला बिंदु आता है उसमें आप एक नाम लिखेंगे रियासत, और दूसरे में आप लिखेंगे समय, तीसरे में आप लिखेंगे क्षेत्रफल, चौथे में आप नाम लिखेंगे जनसंख्या, पांचवें में आप लिखेंगे आमदनी, छठे में आप लिखेंगे जो उद्घाटनकर्ता, छठे में आप, जो मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा जगह के अभाव में, उद्घाटनकर्ता पीएम। अगले में आप लिखेंगे जो पीएम के बाद में राज प्रमुख के बाद आप लिखेंगे उपराज प्रमुख के बाद में आप लिखेंगे मंत्रीगण, और मंत्रीगण के बाद आप लिखेंगे विशिष्ट। अगर आप इतने महत्वपूर्ण तथ्यों के बीच से अगर चलोगे, पूरी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पहले नंबर पर है रियासत, तो आपको यहाँ एक छोटा सा शब्द लिखना पड़ेगा ABC और D। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 शब्द हैं वो मत्स्य जनपद की 4 रियासत है। ए पे बन गया अलवर, बी पे बन गया भरतपुर, सी पे बन गया करौली और डी पे बन गया धुल। ये राजस्थान के वर्तमान 4 जिले, जो चारों जिले जो थे इनको जोड़कर एक मत्स्य जनपद हुआ करता था पहले यहाँ महाभारत काल में, और उस मत्स्य के नाम पर इसका नाम मत्स्य रखा गया था। तो ये 4 रियासत थी। इनकी दूसरी बात, समय कब हुआ, तो आपने एक शब्द लिखा 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 ईस्वी को ये चरण विधिवत रूप से प्रस्तुत हुआ। इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर। तो आप यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे कि इसका क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या जो कितनी है? 18.5 लाख इनकी क्या है? जनसंख्या है। इनकी आमदनी कितनी है? 1.84 करोड़
रुपए इस पूरी रियासत की आमदनी है। इसके उद्घाटन करता जो है एन गॉडविल है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरे किसी भी टॉपिक में आपको कभी भी ट्रिक नहीं कि भाई आपको सॉल्व पढ़ा दिया और कंपटीशन में आप अपंग महसूस करो, वो चीज़ पूरी होनी चाहिए बेटे। यहाँ मेरे पास दो तथ्य विशिष्ट है। यहाँ पर एनवी गॉडविल ये कौन थे? तो आप इसका नरहरि विष्णु नाम है। और ये किस राज्य के थे? महाराष्ट्र के। ये किस राज्य के थे? महाराष्ट्र के थे। इसका नाम क्या? नरहरि विष्णु। शॉर्ट नाम इसका क्या? एनवी गॉडविल। अब एक बात देखिए, अगर ये शब्द आपने लिखा है एनवी गॉडविल, नरहरि विष्णु, महाराष्ट्र, ये उस समय जो अंतरिम सरकार थी, आप एक बात लिखोगे, अंतरिम जो सरकार थी उस अंतरिम सरकार में विद्युत व खनिज मंत्री थी। देखो, जब कंपटीशन आगे बढ़ेगा और आगे आप बढ़ोगे, बहुत सारी नई चीज़ें आपके सामने उभर के आएंगी और उन चीज़ों का जवाब आपको इसी तरीके से देना। तो नरहरि विष्णु, जिसका शॉर्ट नाम आता है एनवी गॉडविल आता, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। अंतरिम सरकार में विद्युत और खनिज मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। उस समय सीएम पद नहीं बना था, इसलिए उस समय पीएम पद नहीं। और यहाँ पर जो पीएम बनाया गया था वो शोभाराम बाबू को बनाया गया था। ये शोभाराम जो बाबू है कुमावत थे, उस शोभाराम कुमावत को यहाँ का पीएम बनाया गया। फिर दूसरी चीज यहाँ देखिए कि यहाँ पर राजप्रमुख जो पद दिया गया था वो धौलपुर के उदय भान सिंह को दिया गया। धौलपुर के उदय भान सिंह को दिया गया था। तो धौलपुर के उदय भान सिंह को दिया गया था और उपराज प्रमुख करौली के गणेशी पाल को बनाया गया था। तो करौली के थे गणेशी पाल सिंह, और उस गणेशी पाल सिंह ये यदुवंशी थे, यदुवंशी थे। उस यदुवंशी गणेशी पाल सिंह को ये दिया गया था। दूसरी बात, इसमें मंत्री दो प्रतिष्ठित आए, एक जुगल किशोर चतुर्वेदी और एक गोकुल वर्मा। अब यहाँ पर एक शब्द आता है मंत्री में, गोकुल वर्मा। ये गोकुल वर्मा तो हुआ है जिनको आप एक शब्द देते हो शेर ए भरत, और आप एक नाम देते हो जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये जो चतुर्वेदी, ये जुगल किशोर चतुर्वेदी कौन होते थे? जो पहले चारों वेदों के प्रकांड विद्वान होते थे, उनका गोत्र हुआ था चतुर्वेदी। तो ये जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को, इन जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का जवाहरलाल कहते हैं। जवाहरलाल कहा जाता है, इन्हें राजस्थान का जवाहरलाल शब्द से जोड़ा जाता है। अब आपका एक अलग तथ्य आ गया विशिष्ट। आप ये सोच रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को, दिल और आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भावनाएं हृदय तक सीधे रूप से प्रहार करती हैं कि आप सोच रहे हो कि इतना कठिन नहीं बताया जाता, लेकिन आपके जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसमें आपको एक शब्द आ गया कि विशिष्टता क्या है। इसकी चार विशिष्टता है। एक तो इसका उद्घाटन किया गया वो लोहागढ़ किले में। तो आपको ऊपर से थोड़ा बोर्ड यहाँ से काम में ले लूँ कि इसका जो उद्घाटन हुआ था, तो उद्घाटन में आप ये लिखोगे लोहागढ़ किला। अब ये लोहागढ़ किला कहाँ है? भरतपुर। अगर आपके पास कॉपी है पेन, आप बहुत अच्छे और क्वेश्चन बना सकते हो। लोहागढ़, अभेद किला, मिट्टी का किला, भरतपुर, सूरजमल नाम के जाट राजा ने बनवाया था। इसी पर वो उक्ति प्रसिद्ध है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये लोहागढ़ किले के ऊपर प्रसिद्ध उक्तियाँ हैं और ये मिट्टी का किला है। सबसे बाद में बना हुआ रियासती किला भी मिट्टी का है और सबसे पहले बना हुआ रियासती किला बटनेर का किला भी मिट्टी का ही बना हुआ है। ये बात आप यहाँ लिख सकते हैं। इस किले में इसका उद्घाटन हुआ। दूसरी बात, इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? तो इसकी राजधानी जो बनाया गया था वो राजधानी इसकी अलवर को बनाया गया था। तो इसकी राजधानी कौन सी जगह रही? अलवर। इस एकीकरण का विरोध किसने किया?
तो यानी कि इसका विरोध किया था भरतपुर के राजकुमार थे तेज सिंह नाम के, जो तेज सिंह अलवर के शासक थे। ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर के राजा थे और भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के राजकुमार थे देश राज से, उसने किया था। तो आप विरोध की बात अगर करते हो तो भरतपुर के राजकुमार, तो यानी भरतपुर के राजकुमार देश राज ने इसका क्या किया था, विरोध किया था कि इस एकीकरण को वो सफल नहीं होना देना चाहते थे, ये किया था। उस समय इस एकीकरण के समय अलवर पर बहुत निगरानी थी। क्यों थी? अब मैंने पहले वीडियो में आपसे बताया था कि अलवर के तेज सिंह के पीएम थे और तेज सिंह के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीजी खर्रे थे। और ये जो बीजी खर्रे जो थे, उस बीजी खर्रे का पूरा योगदान था नाथूराम गोडसे को उकसाने में। किसको? नाथूराम गोडसे। और गोडसे जो थे, उस नाथू गोडसे ने किसकी हत्या की थी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। उस नाथूराम गोडसे को उकसाने में बीजी खर्रे और अलवर के शासक की भूमिका थी। तो इसके कारण भी अलवर उस एकीकरण के दौरान काफी सुर्खियों में था। इस घटना के बाद बहुत ज्यादा सुर्खियों में था। तो ये बात थी। एक यहाँ मेव विद्रोह बहुत हो रहे थे। मेवों के विद्रोह के कारण भी यह चलन था, काफी दुविधा में था, क्योंकि नारायण भास्कर ने इसको दबाया था। जो यानी मैंने पहले बताया था कि नारायण भास्कर नाम के जो व्यक्ति हैं, उसने इस मेवों के विद्रोह का दमन किया। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। अब एकीकरण के प्रथम चरण में 4 बातें आपकी आ गई कि चारों के राजा कौन कौन थे। अब नीमराना मैंने बताया राव राजेंद्र सिंह थे, तो एक तो ठिकाना हो गया। करौली के राजा मैंने लिखवा दिया, गणेशी पाल सिंह उपराज प्रमुख थे। अलवर के अभी मैंने बताया तेज सिंह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या में शामिल थे। भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह थे और धौलपुर के उदयभान सिंह राज प्रमुख थे। तो 2 नाम और आपके सामने आ जाएंगे, ब्रजेंद्र सिंह, और दूसरे नंबर पे एक बात आ जाएगी और वो नाम आ जाएगा कौन सा, यानी कि तेज सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, गणेशी पाल सिंह और उदयभान सिंह। ये 4 नाम इसके साथ आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये एकीकरण का पहला जो चरण है वो आपका पूरा होगा। अब आप देखिए दूसरा चरण। देखो दूसरे चरण में एक चीज आती है कि आपको चलना उसी क्रम से, लेकिन आप उस क्रम को किस तरीके से फॉलो करोगे, इस बात के लिए अति महत्वपूर्ण शब्द है। तो ध्यान से देखिए। पहले नंबर देखिए, रियासत में जो एक सूत्र आप लिखोगे, बाबू झाड़ू को परसों, ये सब आपने लिख दिया, बनानी पड़ती है भाई नो रियासत। लेकिन मैं एक अलग ट्रिक बताऊँ, वो ध्यान से आप इनके सभी के नाम दें। पहले नंबर पर आपका नाम आया बांसवाड़ा। तो आपको पूछ सकता है एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे, तो लिख दो अभी ये नाम, चंद्रवीर सिंह। दूसरे पर है बूंदी के राजा कौन है? बहादुर सिंह, बहादुर सिंह राजा। चलो फिर कौन सी है? झालावाड़ कौन है? हरीश चंद्र। फिर है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के राजा कौन है? लक्ष्मण सिंह, आधुनिक डूंगरपुर के निर्माता। कीर से कौन सी है? किशनगढ़, सुमेर सिंह यहाँ के शासक थे। को से कोटा, भीम सिंह शासक थे। पैसे प्रतापगढ़, अंबिका प्रसाद सिंह। सा से शाहपुरा, और शाहपुरा के थे सुदर्शन देव से, ध्यान से जुड़िए, सुदर्शन देव से। और टॉ से टोंक, और टोंक के थे अजीदुल्ला खान पिंडारी, अजीदुल्ला पिंडारी। ये ठीक है, कोई भी शब्द हमने लिखे और हम सीधे रूप से आगे लिख देते हैं कि भाई ये नहीं, मैं एक एक के आपको वीडियो लिखा हूँ, से ध्यान से। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह हुआ है
जिनके बारे में कंपटीशन में ये प्रश्न आता है कि इस एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा कि मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मेरे डेथ प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये इस आदमी की विशिष्टता है। फिर देवबंदी के बहादुर सिंह एकीकरण के दौरान किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। झालावाड़ के हरीश चंद्र सिंह, ये राजस्थान एकीकरण में सबसे आधुनिक रियासत है। मैं दो चीजें इसकी बता दूं। अगर आपको झालावाड़ का संस्थापक पूछता है तो झालावाड़ का संस्थापक 1791 में झाला सिंह आपको लिखना पड़ता है। और झालावाड़ रियासत का संस्थापक अगर आपको पूछता है, रियासत का जो संस्थापक अगर आपको पूछता है तो आपको लिखना पड़ता है मदन सिंह झाला, और इसके अंतर्गत आपको लिखना पड़ता है 1835, लेकिन कई जगह इसकी में 38 लिखा हुआ, 35 है। यह आपको लिखना। ये झालावाड़ रियासत की वो सबसे आधुनिक रियासत है, ये विशिष्टता रही है। फिर डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह थे, किशनगढ़ सुमेर सिंह। यह एक प्रश्न है, एक तो आपकी किशनगढ़ रियासत और एक शाहपुरा रियासत। ये दो रियासत ऐसी थी एकीकरण के समय जिनको तोपों की सलामी नहीं थी। ये दो रियासत वो थी, इन दोनों रियासतों को तोपों की सलामी नहीं थी। ये बात आपको बड़े गलत तरीके से पढ़ गई। ये दो रियासत वो थी जिसको तोपों की सलामी नहीं थी। दूसरी ये बात आपने, जैसे कोटा को सबसे ज्यादा सलामी थी, लेकिन जब 1857 की क्रांति में कोटा के राम सिंह सेकंड को जब बंदी बना दिया और करौली के मदनपाल सिंह ने उसको छुटवाया, इसलिए सर्वाधिक तोपों की सलामी बाद में किसको दे दी थी? करौली को दे दी थी, लेकिन इन दोनों के पास नहीं थी। कोटा भीम सिंह शासक थे जो इस एकीकरण के द्वितीय चरण के राजप्रमुख बने, और अंबिका प्रसाद सिंह प्रतापगढ़ और डोंगर सापुरा। एक प्रश्न और आ गया, ये सापुरा सबसे छोटी रियासत थी, 405 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, उसमें फैली थी। 3 प्रश्न और बताओ। सबसे बड़ी रियासत आती है मारवाड़ और सबसे प्राचीन रियासत आती है मेवाड़। सबसे बड़ी, लेकिन बड़ी के साथ एक शब्द और जोड़ देते हो जनसंख्या की दृष्टि से, तो बड़ी सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जोड़ोगे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो होगी वो जेबू होगी। ये भी कई तथ्यप्रद प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें 9 तो आ गए कौन से आपकी रियासत, और इसमें 2 आपके ठिकाने आए। एक तो आ गया लावा, और एक ठिकाना आपका दूसरा आ गया, वो आ गया कुशलगढ़। ये दोनों ठिकाने तो इसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन लावा का तो 19 जुलाई 1948 ईस्वी को यानी कि जयपुर को दे दिया गया, बाद में इसको टोंक को दिया गया, और कुशलगढ़ था वो 70 बांसवाड़ा के अंतर्गत मिला दिया। हरेंद्र सिंह जी ने क्या कर दिए थे? साइन कर दिया। ये तो केवल रियासत का परिचय है, ये सिर्फ रियासत का परिचय जो हमें याद होना चाहिए। अब इसका समय क्या है? इसका समय रहा 25 मार्च 1948 को इसका विलय हुआ। इसके उद्घाटन करता भी एलवी गोडगिल रहे, वो एक विद्युत और आपके मंत्री थे महाराष्ट्र की ओर से। इसके जो 25 मार्च 1948 को जब ये रियासत का समय निर्धारित हुआ तो इसके 3 तथ्य हो रहे हैं। पहला तथ्य यह है कि इसकी जनसंख्या क्या है, दूसरा तथ्य इसका क्षेत्रफल क्या था, और तीसरा तथ्य इसका जो आता और वो आमदनी का आमदनी। तो जनसंख्या, क्षेत्रफल और आमदनी। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या 23.5 लाख। इन 9 रियासतों को एक साथ किया गया तब इनकी जनसंख्या बनी 23.5 लाख। क्षेत्रफल, इनका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्र बना 16,860 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल बना वो 16,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। और आमदनी की बात की जाए तो 2 तथ्य आते हैं, 1.90 में दिया हुआ मिलेगा और 2 करोड़ में होगा। लेकिन कई बार ये दोनों अथॉरिटी बुकों में लिखे हुए हैं, लेकिन
आपको इस बिंदु के बारे में नहीं कि भाई 2 करोड़ वाला जो है वो एक ही तथ्य पूछा जाएगा कि भाई 1.90 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। समथिंग जो डिजिट आती है उसको आप लिख सकते हो, ये भी दोनों नाम दे तो यानी कि इसमें 1.90 और 2 करोड़ इसकी आमदनी थी। फिर दूसरी बात है, इसके अंतर्गत राज प्रमुख का जो पद दिया गया है वो राज प्रमुख का पद दिया गया भीम सिंह को। और भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा के थे। और यही कोटा इसकी क्या बनेगा भाई? राजधानी। और इसी कोटा में इसका क्या होगा? उद्घाटन। इसी कोटा के अंतर्गत इसका उद्घाटन होगा, इसी कोटा को राजधानी बनाया जाएगा और इसी कोटा को यहाँ का राज प्रमुख भीम सिंह जो थे वो बनेंगे। इसके 2 राज प्रमुख बनेंगे, 2 उप राज प्रमुख बने। एक तो बूंदी के, और बूंदी के जो बने थे उस बूंदी वाले का नाम था राव बहादुर सिंह, राव बहादुर सिंह। और दूसरे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, यानी डूंगरपुर के जो थे वो लक्ष्मण सिंह थे और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह हैं वो इसके क्या बने? उपराज प्रमुख बनाए गए। तीसरी चीज, इसका उद्घाटन किसने किया? तो वही NV गोडगिल है, नरसिंह हरि विष्णु गोडगिल है, गोडगिल। तो यानी कि नरसिंह हरि विष्णु जो है वो गोडगिल यानी इसके उद्घाटन करता बने। दूसरी चीज देखिए, NV गोडगिल जो है महाराष्ट्र के थे, विद्युत और संचार खनिज मंत्री ये उस समय। अगली चीज देखिए, इसकी विशिष्टता क्या है? इसकी एक तो विशिष्टता यह है कि ये जो मैंने पहले आपको रियासतों में बताया, चंद्रवीर सिंह ने कहा मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कुछ अलग से इसकी विशिष्टता रही। ये आपके एकीकरण का 3य चरण है, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया? पूर्व राजस्थान संघ। पहले को नाम क्या दिया गया था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ किसने दिया? KM मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिकचंद मुंशी ने। और दूसरे का नाम क्या रखा? पूर्व राजस्थान संघ। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपको कई बार इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो जाते हो। पूर्व राजस्थान, भरत राजस्थान और क्षेत्र राजस्थान, एक छोटी सी चीज बताऊं, उसे आप ध्यान से देखिएगा। 2 चरण आपके पूरे हो गए और तीसरे चरण की मैं बात आपसे करता हूँ। उससे पहले काम मत्स्य यहाँ और फिर ये पूर्व होगा, इधर वाले डूंगरपुर, यहाँ से लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा तक जिसमें बूंदी भी आ जाएगा, कोटा भी आ जाएगा, उसके बाद में आपका झालावाड़ भी आ जाएगा, अंदर की तरफ बढ़ोगे तो शाहपुरा भी आ जाएगा, ये पूरे आ जाएगा, पूरा राजस्थान शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ बीच में उदयपुर बच जाएगा। जो ही उदयपुर जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा इलाका क्या हो जाएगा? शहीद हो जाएगा। तो तीसरे चरण को नाम आप दे देंगे शहीद, क्योंकि ये मत्स्य किया है। फिर पूर्वी साइड से आप चले तब आपने नाम दिया पूर्व राजस्थान संघ, आपने नाम रख दिया। फिर ये बीच में बच गया उदयपुर, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तो आएंगे, तो डूंगरपुर भी आ गया, बांसवाड़ा भी आ गया, प्रतापगढ़ भी आ गया, बीच में बच गई उदयपुर भी आ गया। इसको मिलाया तो ये सारा इलाका क्या हो गया? संयुक्त हो गया। अब ये सारा बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से बीकानेर जुड़ा, जैसलमेर जुड़ा, बाड़मेर जुड़ा, बीच में इधर जयपुर जुड़ा, चारों बड़े बड़े। अब ये बीकानेर, जो जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, चारों बड़े बड़े थे। बाड़मेर रियासत था नहीं, तो ये चारों बड़े बड़े थे। तो चारों बड़े जुड़े तो इसका नाम क्या कर दिया गया? भरत राजस्थान। अगर जीवन में कभी भी आपको ये चीज पूछी जाए कि 3य चरण में क्योंकि संयुक्त राजस्थान बना, चौथे में भरत राजस्थान बना, अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो आप मेरी इस बात को ध्यान में रखोगे, यूँ चलोगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और अब मैं राजस्थान एकीकरण का 3रा चरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और तीसरे चरण में क्या है? तीसरे चरण में रियासत में तो एक ही शब्द आता है, उदयपुर। आप इसको उदयपुर कर सकते हो, मेवाड़ कर सकते हो। तारीख जो इसकी आती है वो 18 अप्रैल आती है। इसमें भी आपको कोई तरीके का कंफ्यूज आपको नहीं। दूसरी चीज आप देखिए, इसमें 3 तथ्य आपके अलग है। एक बात तो यह है कि उदयपुर के शासक उस समय कौन थे? जिस समय भारत देश स्वतंत्र हुआ एकीकरण, तो उदयपुर के शासक जो थे वो कौन थे? भोपाल सिंह। और इस भोपाल सिंह पर 2 विशिष्टता थी। नंबर 1,
पहली विशिष्टता तो ये थी कि इसने 25 जून सन 1946 ईस्वी को मालवा गुजरात और अपनी स्वयं की एक बैठक बुलाई और 22 रियासतों को मिलाकर हम अलग राज्य बनाए। जब ये असफल हो गया तो इसने क्या कहा कि मैं भारत में मिलूंगा, क्योंकि अगर मुझे स्वतंत्र रियासत रखनी होती तो मेरे पूर्वज मेरे लिए हैदराबाद जितनी रियासत छोड़ के चले जाते। ये तो एक साधारण रूप में मैंने समझा। अगर किताब की लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो कहते हैं कि मेरा निर्णय मेरे पूर्वज कर गए, मेरा निर्णय मेरा पूर्वज कर गए, अन्यथा वो मेरे लिए हैदराबाद जैसी रियासत छोड़ के जाते। अब वो नहीं छोड़ के गए, इसके लिए मेरा पूर्वज पहले ही कह गए मुझे भारत में मिले होना है। ये बात किसने कही? उदयपुर के शासक भोपाल से। लेकिन ये किसने कही कि मेरे पूर्वजों ने पहले तय कर दिया था अगर हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई होती है तो मैं हमेशा मुस्लिम का साथ। तो अब भोपाल सिंह ने तो ये कह दिया और उधर दूसरी साइड में रघुनाथ सिंह बहादुर जैसलमेर वाले ने यह कह दिया कि अगर हिंदू और मुस्लिम की युद्ध होता तो मैं तो हमेशा हिंदू के साथ जाऊंगा, मेरे पूर्वज कह के गए। तो दोनों की बातों में थोड़ा सा अंतर है। अब दूसरी चीज है, भोपाल सिंह ने एक तो बैठक बुला लिया सपनों में। भोपाल सिंह को पहली बार महाराज प्रमुख का पद दिया गया था, महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। दूसरी बार तो भोपाल सिंह महाराज प्रमुख का पद दे दिया और कोटा वाले भीम सिंह ने उसको राज प्रमुख ही रखा, राज प्रमुख ही रखा और वो उपराज प्रमुख थे वो वैसे के वैसे रख दिए। तो ये एक बात भी आपको विशिष्ट है, पहला चरण है जिसमें महाराज प्रमुख शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर तीसरी बात देखिए, इसके अंतर्गत दो शब्द चेंज हो गए। एक तो ये शब्द चेंज हो गया कि इसके उद्घाटन करता है वो चाचा नेहरू है। आप इसको चाचा नेहरू भी कह सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कह सकते हो, पंडित नेहरू भी कह सकते हो। इसका जन्म दिवस आता है 14 नवंबर और 14 नवंबर को बाल दिवस कहते हैं, इसीलिए इसको चाचा की पदवी दी गई थी, चाचा के नाम से जाना जाता है। और 14 नवंबर को एक दिवस और भी है, मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस भी आता है। और 16 नवंबर आ जाए तो प्रेस दिवस आता है, 16 नवंबर प्रेस दिवस आता है। तो यहाँ पर चाचा नेहरू ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया। फिर दूसरी चीज यहाँ आती है कि इसके क्षेत्रफल कितना, आमदनी कितनी। तो ये रियासत सबसे मेवाड़ की वो प्राचीन थी, तो इसका जो क्षेत्रफल है, दूसरा बिंदु इसकी जो जनसंख्या है और तीसरा बिंदु जो इसकी है आमदनी। आमदनी सबसे ज्यादा थी में 3.16 करोड़ आमदनी थी। और तीसरे नंबर दूसरे नंबर का बिंदु जो था वो जनसंख्या था। तो इनकी जो जनसंख्या जो आपकी आती है वो 42.60 लाख जनसंख्या थी इसकी। और तीसरा क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 32,777 वर्ग किलोमीटर इसका क्या था, क्षेत्रफल था। तो ये तीनों चीजें जो वो भी महत्वपूर्ण। उद्घाटन भोपाल सिंह के द्वारा उदयपुर में इसका करवाया गया। और ये जब भोपाल सिंह नाम के जो राजा थे, जब एक किरण पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, पूर्वजों का नाम लेके इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंतर्गत जुड़ जाती हैं और ये एकीकरण होते ही राजस्थान का तृतीय चरण पूरा हो जाता है, जिसका नाम आप लेंगे संयुक्त राजस्थान। दोबारा बता दूं, मत्स्य, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और बृहद राजस्थान का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो, कई बार आप जैसे कोई भी गाइड पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, तो आप क्या कहते हो, आप एक ही बात करते हो कि उस तथ्य के बारे में जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो आप कह देते हो कि भाई ये वहाँ पर छोटी सी सारणियाँ तैयार कर। लेकिन अब जो चौथा चरण आपका शुरू होगा, उस चौथे चरण में आपका जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इलाके में यहाँ पियवर्स लागू होगा, BR पटेल, उसके बाद में SP सिन्हा और TC नाम के 3 व्यक्तियों की एक समिति बनेगी और वो समिति जयपुर को राजधानी घोषित करेगी। यहाँ पॉइंट बदल जाएगा, अब पॉइंट के पढ़ने का तरीका और तौर बदल जाएगा, क्योंकि अब जो चौथा चरण शुरू होगा वो राजस्थान एकीकरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होगा।
और उस टॉपिक के आधार पर फिर आप आगे के बिंदु के रूप में बढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में राजस्थान एकीकरण के पाठ संख्या 2 में मैंने आपको 3 चरण जो पढ़ाए आप उनको बढ़िया तरीके से तैयार करें। मैं अगले टॉपिक के बारे में आपको बता दूं कि उन तथ्यों के महत्व बिंदु होंगे जो राजाओं को पेयवर्ष दिए जाते थे, ये महत्वपूर्ण तथ्य होगा। उस B.R. पटेल के द्वारा राजधानी का निर्धारण महत्वपूर्ण तथ्य होगा। उसके बाद में शंकरादेव समिति मत्स्य संघ के पुनर्गठन का मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य होगा। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान एकीकरण पूर्ण किया जाएगा तो उस पुनर्गठन की जो जिम्मेदारियां होंगी, इसमें 2 संवैधानिक संशोधन भी आपके महत्वपूर्ण पढ़ाए जाएंगे अगले वीडियो में। एक तो आपको पढ़ाया जाएगा 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 जिसमें राज्यपाल पद का सर्जन हुआ था और वर्तमान स्थिति में भारतीय राज्य आए, और दूसरा 26वां संवैधानिक संशोधन जिसमें जो राजाओं को पेंशन दी जाती थी, जो पेंशन या पेयवर्ष दिए जाते थे, उन पेयवर्ष और पेंशन को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। 1972 ईस्वी के अंतर्गत जो 26वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उस चीज को भी यहाँ पर आप लिखेंगे बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन आपको सही याद हो, सटीक याद हो, इसलिए इस वीडियो में इतना पढ़ाएंगे। कल राजस्थान एकीकरण इस टॉपिक के बाद में पूरा कर देंगे। तो मैं सभी के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आपका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा आप तरक्की करो, ऐसी शुद्ध भावनाएं हैं। एक शिक्षक की संपूर्ण मर्यादाओं और संपूर्ण उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए मैं हमेशा आपको ढेर सारी आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे को राय परामर्श कीजिए और हमेशा आने वाली कमियों को उजागर कर मुझे एक सभ्य और शिक्षक बनने का